नमस्कार दोस्तों। आईएएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में न्यायालय की अवमानना पर एक अच्छा प्रश्न पूछा गया। प्रश्न में आपकी जानकारी को चेक किया जा रहा था। प्रश्न क्या है इसको पहले देखते हैं। प्रश्न में 4 स्टेटमेंट थे, तो उन 4 स्टेटमेंट में क्या क्या बातें कही गई हैं इसको आप देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। दूसरा कथन है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। तीसरा कथन है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। चौथा कथन है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए शक्ति संसद में निहित है। और प्रश्न में पूछा गया कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही हैं। इसके इंग्लिश वर्जन को भी देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन में ये है कि इंग्लिश जो वर्जन है उसमें है कि Consider the following statement. Pursuant to the report of H.N. Sarnyal Committee, the Contempt of Courts Act 1971 was passed. The Constitution of India empowers the Supreme Court and the High Courts to punish for contempt of themselves. The Constitution of India defines civil contempt and criminal contempt. In India, the Parliament is vested with the powers to make laws on contempt of court. With the statements given above is are correct. इसमें 4 जो स्टेटमेंट हैं उनके बारे में ऑप्शंस वही सेम हैं। अब पहले वाले कथन को देखते हैं। एच.एन. सान्याल समिति 1961 में एच.एन. सान्याल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी और एच.एन. सान्याल साहब जो थे वो उस समय सॉलिसिटर जनरल थे। तो उनकी अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उस समिति ने जो सिफारिशें दी, उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1971 में न्यायालय की अवमानना अधिनियम पारित किया गया। यह तथ्य पूरी तरह से सही है। इसलिए पहला वाला जो कथन है, ये कथन जो है पहला वाला, यह कथन क्या है, ये सही है। इसे क्या है आपको सही बताना, सही जानना है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। देखिए, जब किसी व्यक्ति की मानहानि की जाती है, किसी व्यक्ति का अपमान किया जाता है, उसको डिफेम किया जाता है, तो वो एक चीज होती है। लेकिन जब किसी न्यायालय की अवमानना की जाती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाता है, तो दूसरी चीज होती है। कोरोना के समय ही प्रशांत भूषण जी ने, भारत के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने, भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति के नागपुर अपने होम सिटी में एक बाइक पर, एक हार्ले डेविडसन की बाइक थी, उस पर बैठकर बिना हेलमेट के, बिना किसी मास्क के पिक्चर्स के खींचे जाने और उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसको अपलोड किए जाने के बाद एक कमेंट प्रशांत भूषण ने उस पर लिखा। पिक्चर भी अपलोड की और एक कमेंट लिखा। और आप जानते होंगे कि उस पर न्यायालय की अवमानना का उस मामले में मुकदमा चलाया गया और प्रशांत भूषण पर सिंबॉलिक ही सही ₹1 का जुर्माना लगाया गया। ये न्यायालय अवमानना अधिनियम से जुड़ा हुआ एक चर्चित मामला था। सवाल ये उठता है कि अवमानना कहते किसको हैं और क्या भारत का संविधान अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्रदान करता है? तो बिल्कुल यहाँ पर ये दंड देने की शक्ति जो है प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में 2 बातें कही गई हैं। एक तो ये कहा गया है कि भारत का जो उच्चतम न्यायालय है
वह अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अभिलेख न्यायालय है। और इसमें यह भी कहा गया है कि न्यायालय स्वयं की अवमानना होने पर दंड देने की शक्ति भी रखता है। तो इसको यहां पर एक आधार बनाया जाता है। इसी तरह से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 में भी उच्चतम न्यायालय को अवमानना पर दंड देने की शक्ति क्या है, दी गई है। और अनुच्छेद 215 को आप देखेंगे तो 215 में उच्च न्यायालयों को अवमानना पर दंडित करने की शक्ति क्या है, दी गई है। यहां पर एक शब्द आया अभिलेख न्यायालय। अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलेख न्यायालय होने का क्या आशय है, क्या मतलब होता है उसका, तो अभिलेख न्यायालय होने के दो मतलब हैं। पहला कि जो कोर्ट के रिकॉर्ड्स होते हैं, ये रिकॉर्ड्स जो हैं, इन पर आप कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। जब किसी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित कर दिया जाता है तो उस न्यायालय के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वे रिकॉर्ड्स जो होते हैं वे साक्ष्य का स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उनका एक हम ये कह सकते हैं कि इविडेंटरी वैल्यू क्रिएट हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति उस साक्ष्य पर, कोर्ट के रिकॉर्ड्स पर प्रश्न उठाता है तो यह उस न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। सकारात्मक रूप से अगर कहें तो अभिलेख न्यायालय के द्वारा दिए गए जो फैसले होते हैं वो दूसरे न्यायालयों के लिए नजीर होते हैं, उदाहरण होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं। और अगर आप उसको ध्यान में नहीं रखते हैं या उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो यह अवमानना होगी। तो जैसे ही आप किसी भी कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करते हैं, अभिलेख न्यायालय घोषित करते हैं, तो उससे ही संगत बात है कि आपने कहा कि आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। अब आपके उस रिकॉर्ड पर कोई क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि भाई ये कहां से आप क्या बात कर रहे हैं, कहां से ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि साक्ष्य के रूप में आप उसके मूल्य को नकार रहे हैं। और अगर आप साक्ष्य के रूप में उसके मूल्य को नकार रहे हैं तो उसके अभिलेख न्यायालय होने को नकार रहे हैं, उसकी अवमानना कर रहे हैं। इसलिए 129 और 215 क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने के साथ साथ अवमानना होने पर दंडित करने की शक्ति भी प्रदान करता है। 142 में कंप्लीट जस्टिस की बात की गई है। कंप्लीट जस्टिस के अलावा 142 में यह भी बात कही गई है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो 129, 142 और 215 के तहत क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या सही है। और यहां पर आधार मैंने क्या बताया, आधार संविधान के 3 अनुच्छेद हैं। फिर एक तीसरी बात, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है, संविधान नहीं परिभाषित करता। संविधान तो केवल यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय को स्वयं की अवमानना पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है। 129 में यह कहता है वो, 142 में यह कहता है कि अवमान पर दंड देने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो अवमानना को परिभाषित नहीं करता। अवमानना को कानून जो 1971 में बनाया गया वो परिभाषित करता है। अवमानना 2 प्रकार की होती है, सिविल और आपराधिक। सिविल अवमानना क्या है, आप अपना वचन भंग करें, जो न्यायालय के सामने आपने प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस को आपने ब्रेक किया, यह सिविल अवमानना है। आप न्यायालय के द्वारा सम्मन किए जाने पर वह न्यायालय में उपस्थित न हो, यह सिविल अवमानना है। लेकिन अगर आप जानबूझकर न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करते हैं, बिल्कुल डिसओबीडियंस है,
तो ये दांडिक अवमानना है, ये आपराधिक अवमानना है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे न्यायालय का कार्यक्षेत्र कम होता है, उसकी प्रोसीडिंग्स में रुकावट पैदा होती है, तो यह आपराधिक अवमानना है 1971 के कानून के तहत। तो इस तरह से अगर आप न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये सिविल अवमानना होगी। लेकिन आप बिल्कुल डिसओबीडियंस जानबूझकर करते हैं तो ये आपराधिक अवमानना हो जाएगी। और ये बात संविधान में नहीं है, ये बात कहां पर है? 1971 के न्यायालय की अवमानना अधिनियम में। इसलिए जो तीसरा कथन है, ये तीसरा कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर इसके साथ ही यहां पर भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में जो शक्ति है वह शक्ति निहित है। 142(2) को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। तो 142(2) के अनुसार क्या है? यह क्या है? सही है। तो अगर इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो 1, 2 और 4 होगा। इसका सही जो उत्तर होगा वह क्या होगा? 1, 2 और 4 होगा। इस तरह से ये न्यायालय की अवमानना से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। इस पर भी आगे भी आपको तैयारी रखनी है, कुछ बातों को अभिलेख न्यायालय से जोड़कर क्या है समझना है। एक और सवाल है यहाँ पर कि क्या उच्चतम न्यायालय स्वयं की अवमानना पर ही दंड देने की शक्ति रखता है या सभी न्यायालयों में की अवमानना पर दंड देने की शक्ति रखता है? तो आपको यहां पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ही एक डिसीजन के अनुसार वह केवल स्वयं की ही अवमानना पर दंड देने की शक्ति नहीं रखता है, बल्कि भारत में किसी भी कोर्ट की अवमानना पर दंड देने की शक्ति रखता है। ठीक है, ये 129 की व्याख्या है जो सुप्रीम कोर्ट ने की। हालांकि उसमें कहा गया स्वयं की अवमानना, लेकिन उसके साथ ही सहित वाला भी क्या है भाव है। यही से एक अंतर भी आता है। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना होने पर या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होने पर दंडित करने की शक्ति नहीं रखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अवमानना होने पर दंडित करने की शक्ति रखता है। तो इस तरह से अवमानना, डिफेमेशन जो है ये है। चूंकि हाल के वर्षों में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो तार्किक प्रतिबंध लगाए गए, उसमें एक अवमानना का भी विषय रहा है। और चूंकि सोशल मीडिया भारत में बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जा रहा है, तकरीबन 40 करोड़ के आसपास भारत में व्हाट्सएप यूजर्स हैं, 35 करोड़ के आसपास भारत में फेसबुक यूजर्स हैं। ये जो फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रयोक्ता हैं या फिर जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन पर जाकर लोग कुछ भी कहते हैं तो अवमानना, मानहानि, ये सब चीजें अब पहले की तुलना में ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर हम कुछ भी क्या है अपनी इच्छा के अनुसार बोल सकते हैं, बोलते भी हैं। प्रतिबंध तो बाद में लगते हैं, बोले जाने के बाद लगते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले से कोई सेंसरशिप लग नहीं सकता है। जब कोई घटना हो जाएगी, कांड हो जाएगा, उसके बाद ही लगता है। इसलिए ये सब विषय इससे भी क्या है जुड़े हुए हैं, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।